तो जो आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है पहले समझते हैं हम, ठीक है। जब बॉडी मूव कर रही होती है बच्चों इस सर्कल के पैरामीटर के ऊपर, ठीक है, जब बॉडी मूव कर रही होती है सर्कल के पैरामीटर के ऊपर, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा टेंजेंट पे होती है। तो जब यहां पर बॉडी होगी तो टेंजेंट ये बन रहा है, जब बॉडी यहां होगी तो टेंजेंट ये बनेगा, जब बॉडी यहां होगी तो टेंजेंट ये बनेगा, और जब बॉडी यहां होगी तो टेंजेंट यहां बनेगा। इसका मतलब लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या रखा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए भी तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए हमें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है, वेलोसिटी को चेंज कर रही है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तमाम ऑब्जेक्ट जो कि सर्किल में रिवॉल्व कर रहे होंगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे एग्जांपल, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्किल में मूव कर हम ये मानते हैं कि वो जो रास्ता है जिसमें प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, वो अगर सर्कुलर है तो उस सर्कुलर मोशन को करवाने वाली फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ मैंने सारी चीजें लिख दी बच्चों। द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों आपको पता है क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो हम इस फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आप लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, एक पढ़ा हुआ है v²/r और दूसरा पढ़ा हुआ है ω²r। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा ही है बच्चों। अब हम एक और फोर्स को पढ़ते हैं, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेट्स सपोज बच्चों हम क्या करते हैं, एक पत्थर को रस्सी से बांधते हैं और उसको सर्किल में क्या करते हैं? घुमाते हैं। लेट्स सपोज रस्सी टूट जाती है किसी पॉइंट पे, तो क्या वो पत्थर सर्किल में मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। वो कहाँ मूव करेगा? टेंजेंट में मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? जैसे आप अगर इस पत्थर को, ये पत्थर लेट्स सपोज, और रस्सी आपने यहाँ से होल्ड की हुई है, और आप अगर इसको घुमा रहे हैं और यहाँ पर इस पॉइंट में जैसे पहुंचेगा वैसी रस्सी टूट जाएगी, तो ये पत्थर कहाँ मूव करेगा? टेंजेंट में मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। अगर रस्सी यहाँ टूटेगी तो ये पत्थर, लेट्स सपोज ये पत्थर यहाँ से यहाँ पहुंचा और रस्सी टूट गई, तो ये पत्थर ने कहाँ मूव करना है? इस तरह मूव करना है, टेंजेंट पे। अगर पत्थर यहाँ पहुंचा तो रस्सी टूटी तो पत्थर यहाँ जाएगा, तो हमेशा टेंजेंट में मूव करेगा। तो टेंजेंट पे ले जाने वाली फोर्स कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन डेफिनेशन कुछ और कह रही है। डेफिनेशन ये कह रहा है, में कहा जा रहा है कि वो फोर्स जो बॉडी को सर्किल के सेंटर से दूर ले जाए उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, अगर पत्थर को जब रस्सी टूट जाती है तो आप देखते हो टेंजेंट मूव कर रहा है, ऐसा ही है। तो डेफिनेशन तो कुछ और कह रही है। तो उसकी वजह क्या है? ये कंडीशन आपको कब समझ आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी को सर्किल के सेंटर से दूर ले जाती है? जब आप भी सर्कुलर मोशन में होंगे। जब आप भी सर्कुलर मोशन, जैसे एग्जांपल आप जो है वो एक झूले में बैठे हैं जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे आप के साथ आपने कोई सामान होल्ड किया हुआ था, लेट्स सपोज आपने कोई सामान होल्ड किया हुआ था, कोई भी शॉपर, कोई भी चीज, एक बैग हैंग किया हुआ था आपने, और क्योंकि झूला तेज मूव कर रहा था तो आपके पास से वो जो बैग था आपके हाथ में छूट गया, तो आप उसको, आपको क्या फील होगा? टेंजेंट पे जा रहा है वो बैग अगर उस सर्कुलर मोशन के दौरान आपसे छूट जाए
बाहर से जो देखने वाला है उसको नजर आएगा टेंजेंट में जा रहा है ये, लेकिन आपको क्या लगेगा आपसे दूर जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? ये आप इस चीज को आप अगर सोचेंगे तो समझ पाएंगे इस बात को जो मैं कह रहा हूं। अगर आप सर्कुलर मोशन में हैं और उस वक्त कोई चीज उस सर्कुलर मोशन को एंड कर रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो चीज दूर जा रही है आपसे दूर जा रही है, मतलब आप सर्किल के सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं और वो चीज आपसे दूर जा रही है। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल होती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को सर्किल के सेंटर से दूर ले जाती है। और ये डायरेक्शन आपको कब समझ में आएगी? जब आप भी किस में होंगे, आप भी सर्कुलर मोशन में होंगे, तब समझ आएगी। और आप अगर सर्कुलर मोशन में नहीं है, जैसे आप अभी बैठे हुए और ये पत्थर मूव कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि उस पत्थर की डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। तो यहाँ लिखा हुआ है वो फोर्स जो मूव करवाए किसी बॉडी को सर्किल के सेंटर से दूर, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? रिएक्शन फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। जितना ज्यादा किसी बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इक्वल तो है सेंट्रीपिटल फोर्स के, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए क्या लगा दिया? माइनस साइन लगा दिया हमने। ये बात समझ में आई सबको? तो ये हमारा टॉपिक था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आज हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, क्या नाम है इसका? बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। आमतौर पे अगर आपने यू टर्न के ऊपर ट्रैवल किया है, यू टर्न होता ही है कि भाई रोड जो है ना वो एक रोड इधर जा रहा है, मतलब आगे जा रहा है और एक पीछे आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज। ठीक है, अब लेट्स सपोज इस वाली गाड़ी को इस रोड पे आना है तो वो यू टर्न लेके इधर आएगा। ठीक है, अब जब गाड़ी यू टर्न लेके आएगी ना, तो यू टर्न पे क्या होता है? यू टर्न पे ये होता है बच्चों कि सरफेस जो होता है ना, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जो है वो इस बुक के ऊपर एक बना रहा हूँ एक सर्कुलर रोड। लेट्स सपोज क्या बना रहा हूँ? सर्कुलर रोड। ठीक है, पता नहीं आपको नजर आएगा नहीं आएगा, नहीं मैं बना रहा हूँ। ठीक है, शायद आप लोगों को ये दिख रहा हो। मतलब इस गाड़ी ने ऐसे मूव करना है। ठीक है, तो ये सर्कुलर रोड है। क्या ये सर्कुलर रोड? मतलब इस गाड़ी को इस रोड पे आना है अगर, तो ये यू टर्न पे आएगी। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा आप ऐसे कि अगर ये रोड सीधा हो ना, ऐसे गाड़ी ऐसे आ रही है अगर, ठीक है, तो होगा ये कि इस गाड़ी को जो है ना वो सर्कुलर पाथ में मूव करने में बहुत दुश्वारी होगी। उस गाड़ी को अपनी स्पीड भी बहुत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसको बहुत टाइम भी लगेगा। और जब ये टर्न हो रही होगी ना, तो पीछे हो सकता है ट्रैफिक बढ़ जाए, भाई ये आगे घूमने के लिए आएगी और हो सकता है उसको जगह पूरी ना मिले, फिर उसको रिवर्स भी आना पड़े। मेरी बात समझ आ रही है? तो उस सूरत में इस गाड़ी को टर्न होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसका सोल्यूशन होता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में ये जो रोड आपको सीधा दिख रहा है, इस रोड अगर मैं कहूँ भाई ये रोड ऐसे है, तो अभी आपको दिख रहा है ये रोड बिल्कुल सीधा है। लेकिन क्या हो अगर मैं इस कर्व को ऐसे उठा दूं, तो ये गाड़ी अब आएगी ऐसे और ऊंचा थोड़ा सा इंक्लाइन सर्फेस पे जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगी। क्या लगता है ये टर्न इसके लिए आसान होगा या ये टर्न आसान होगा? इंक्लाइन वाला टर्न आसान होगा या हॉरिजॉन्टल टर्न इसके लिए आसान होगा? क्या आसान होगा? इंक्लाइन वाला टर्न इसके लिए आसान होगा, क्योंकि ये गाड़ी जो होगी वो इस तरीके से क्या होगा, हम इस रोड को पहले तो इंक्लाइन कर रहे हैं, तो गाड़ी जो है उसके लिए टर्न होना क्या है बच्चों? बहुत आसान है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है क्या होता है बच्चों? ऐसा तरीका होता है जिसमें हम एडजेस जो किनारे होते हैं रोड के, उसको हम क्या कर देते हैं? उठा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये किनारा था ना रोड का, गाड़ी ने ऐसे जाना था, गाड़ी ने ऐसे जाना था। ठीक है, तो ये किनारा था, तो इस किनारे को आप ऐसे उठा रहे हैं ताकि गाड़ी को टर्न होने में आसानी हो जाए। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? एक ऐसा तरीका है
जिसमें आप एडजेस ऑफ रोड को क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, ताकि घूमने के लिए, सर्किल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो वो उसको मिल जाए और टर्न होना आसान हो जाए, सेफ टर्न हो। ठीक है, अब इसमें एक हम पढ़ेंगे पहले कि व्हाट इज अ बैंक एंगल। जितना आप सरफेस को उठाएंगे ना, इस एंगल का नाम होगा बैंक एंगल। क्या नाम होगा, ये दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सरफेस आपको नजर आ रही है ये, और एक सरफेस ये, तो मैं जो रोड को उठा रहा हूं जितना, ये जो एंगल बन रहा है अभी इस वाले सरफेस का, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, इंक्लाइन सरफेस का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है, इसको हम कहेंगे बैंक एंगल। क्या कहेंगे, मेरी बात समझ आ गई? तो बैंक एंगल क्या होता है कि वो एंगल जिस पे व्हीकल जो है ना वो इंक्लाइन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक एंगल। वो एंगल जिसके ऊपर व्हीकल इंक्लाइन होता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैंक एंगल कहते हैं। ठीक है, अब जरा इधर हम देखते हैं, एक डायग्राम बनाई हमने। इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों, कि ये व्हीकल जो है ना वो इंक्लाइन सरफेस पे, और अगर मैं कहूं कि रोड कैसे टर्न हुआ है बच्चों, तो रोड ऐसे टर्न हुआ है। लेट्स सपोज, आपको समझाने के लिए जा रहा हूं कि हमारे पास ये वाला सर्कुलर सरफेस है, ये वाला सर्कुलर सरफेस है, ये वाला जिसपे इंक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, हमें ये निकालना है कि बैंकिंग कैसे डिपेंड हो रही है एंगल के ऊपर और स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बैंक कर्व कंसीडर करते हैं जिसका एंगल क्या होता है बच्चों, थीटा होता है। और ये थीटा जो एंगल है बच्चों, वो एक खास स्पीड ऑफ व्हीकल के लिए, मतलब आप अगर यूटर्न के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं ना किसी भी, तो वहां पर एक टैग लगा हुआ होता है, एक पोल होता है, उसके ऊपर एक सर्किल लगा होता है और उसके ऊपर लिखी होती है लेट्स सपोज 20। तो 20 क्या बता रहे, स्पीड, कि हमने जो बैंक किया हुआ है उस रोड को, वो कितने स्पीड के लिए डिजाइन हुआ है। तो यहां पर्टिकुलरली फॉर स्पीड v। ठीक है, एंड रेडियस r। रेडियस r क्या है बच्चों, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो क्या है, r है। अब डायग्राम से क्या बात समझ आ रही है, सबसे पहले तो डायग्राम समझ लीजिए बच्चों। व्हीकल को, किसी भी गाड़ी को अगर आप एंगल पे रखोगे ना, तो उसके वेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेट हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल होगा, बिल्कुल सीधा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सीधा। लेकिन जो n होगा, n क्या, रिएक्शन ऑफ सरफेस। अगर देखिएगा, पहले ही बताया मैंने आप लोगों को, अगर सरफेस सीधा है तो n की वैल्यू देखो परपेंडिकुलर टू सरफेस है। लेकिन अगर मैं इस रोड को ऐसे टिल्ट कर रहा हूं, इंक्लाइन कर रहा हूं, तो n की वैल्यू देखो इंक्लाइन हो गई है। रोड सीधा, n परपेंडिकुलर टू सरफेस, रोड इंक्लाइन हुआ तो अभी भी सरफेस के ऊपर इंक्लाइन होगा n, तो देखो n इंक्लाइन हो गया। जब n इंक्लाइन हुआ तो n के दो कंपोनेंट्स बन गए। जब n इंक्लाइन हुआ तो n के दो कंपोनेंट बन गए, एक हो गया साइन थीटा और एक हो गया कॉस थीटा। आपको पता है जितना वेट होता है उतना ही n होता है, रिएक्शन होता है। तो अब n के दो कंपोनेंट, एक n cos थीटा और एक n sin थीटा, क्या होगा, n cos थीटा w से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी मैं एक बार बता रहा हूं सिर्फ, तो बचेगा सिर्फ एक कंपोनेंट, क्या, n sin थीटा। तो गाड़ी को घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन दे देगा, n, मतलब हमारे गाड़ी के जो वेट का एक कंपोनेंट है n sin थीटा, उसी ने आप सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर देना है। तो गाड़ी के लिए हेल्प हो गई ना, सर्किल में घूमना आसान हो गया। मेरी बात समझ आ गई, n cos थीटा w से कैंसिल हो गया, तो बचा यहां पर सिर्फ एक फोर्स n sin थीटा। ये n sin थीटा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल आ रहा है, सर्किल सेंटर इस तरफ है। तो ये n sin थीटा एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर गाड़ी को टर्न होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो पहले डायग्राम को हम यहां पर लिखते हैं कि n cos थीटा w बराबर है, n cos थीटा w क्या है बच्चों, बराबर है। तो w क्या होता है, इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे लिख दिया कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर देगा, तो n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, mv स्क्वायर अपॉन r। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो जरा देखिएगा सारे बच्चे, मैं यहां पर इस जगह पे कर रहा हूं। ठीक है, जरा सारे बच्चे जरा देखिएगा, मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये रही।
एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा आपके पास क्या, एन कॉस थीटा, और यहां पे क्या आएगा एम जी। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, एन से एन, एम से एम कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होगा बच्चों, टेन थीटा। ठीक है, और यहां क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। हमें निकालना था बैंक एंगल, हमें क्या निकालना था बच्चों, बैंक एंगल। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये आपके पास बच्चों बैंक एंगल का फॉर्मूला आ गया, जो बता रहा है कि बैंक एंगल स्पीड के ऊपर भी डिपेंड हो रही है और रेडियस पे भी हो रही है। तो आपने जो बैंक एंगल निकाला वो इस खास स्पीड और इस खास रेडियस के लिए, तो डिफरेंट बैंक एंगल के लिए स्पीड की वैल्यू डिफरेंट होगी और आर डिफरेंट होगा। तो ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है।